बेटा लास्ट में हमने PS1 लगाया था जिसमें हम लोगों ने 2021 सीरीज़ में क्वेश्चन पढ़े थे 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के। आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं PS2 यानी सेकंड प्रैक्टिस शीट, और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फिर 12th के दो चैप्टर्स के सॉलिड स्टेट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं बेटा सॉलिड स्टेट से, और ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक क्यूबिक लैटिस ऑफ एक्स वाई जेड बनाया जा रहा है। एक्स एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एक्सेप्ट वन कॉर्नर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को आपने कॉर्नर पे तो रखा है पर एक कॉर्नर छोड़ दिया, यानी 7 कॉर्नर्स पर आपने एक्स को रखा है। ठीक, वन कॉर्नर विच इज ऑक्युपाइड बाय वाई एटम, और जो एक कॉर्नर आपने छोड़ दिया है वो किसने ऑक्युपाई कर लिया है? वाई ने। जेड एटम प्रेजेंट है एट फेस सेंटर पर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। देखो कैसे करोगे बताइए। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना होता है? 1/8। 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब 8 में से 7 कॉर्नर्स पर तो हमने रख दिया है किसे? एक्स को, ये हो गया। और जो एक कॉर्नर बचा उस पर किसे रख दिया है? वाई को, तो ये हो गया वाई प्लस फेस सेंटर यानी 1/2 कंट्रीब्यूशन इंटू 6 यहाँ पे रख दिया जेड को। कुछ समझ में आया बेटा? तो आपका फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइएगा। एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया है 7/8, वाई कितना हो गया है? 1/8, और जेड कितना हो गया है बेटा? 6/2 यानी 3। ये रहा आपका फॉर्मूला। पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि मैंने पूरे को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बेटा x7 y, और z को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो आपका आंसर होना चाहिए x7 y z 24। कोई है? यस सर, चौथा है x7 y z 24। फिर समझिएगा, कह रहा है कि x कहाँ रखा है? कॉर्नर्स पर। एक कॉर्नर छोड़ दिया यानी 7 पर रखा है, जो छोड़ दिया उस पर y रखा है। तो x हो गया 7/8, y हो गया 1/8, z हो गया 3। सिंप्लीफाई कर लिया, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने। आगे आइए। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फ्रेंकेल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी। नहीं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में नहीं घटती, यानी ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंकेल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। फ्रेंकेल डिसलोकेशन होता है एक छोटा सा कैटायन कहीं डिसलोकेट हो जाता है, कहाँ पर? क्रिस्टल लैटिस के अंदर मिसिंग हो जाता है। आगे आइए। फ्रेंकेल डिफेक्ट फाउंड इन हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल्स। नहीं बेटा, ये गलत है। एल्कली मेटल्स के हैलाइड तो आयनिक होते हैं, और ये पाया जाता है मोर कोवेलेंट लेस आयनिक कंपाउंड्स में। शॉर्ट की डिफेक्ट है नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। नहीं बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करता है, यानी पहला, तीसरा, चौथा गलत है। केवल सही है आपका आंसर नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहते फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी हाई। बहुत आसान सा है। देखो, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका एम्प्टी बैंड हो गया। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक जंप करके नहीं पहुँच पाएंगे। जब नहीं पहुँच पाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो आपका सब्सटेंस बन जाएगा इंसुलेटर। क्या बन जाएगा बच्चा? इंसुलेटर बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। यही गैप यदि कम हो जाता है तो हो जाता है सेमीकंडक्टर, और बिल्कुल निल हो जाता है तो हो जाता है कंडक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछ रहा है 58.5 ग्राम में कितने हो? ये बताइए, यदि मैं कहूं कि एक यूनिट सेल ऑफ NaCl, FCC सॉलिड है याद रखिएगा, हैव, तो बताइए कितने NaCl यूनिट थे? 4 NaCl यूनिट्स। कुछ याद आया? तो बताइए एक यूनिट सेल का मास कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 1 यूनिट सेल का मास बताइए कितना होगा? तो मास हो जाएगा बेटा 4 × 58.5 AMU। ठीक है, तो मैं इसे ग्राम में बदल देता हूं, इंटू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
यानी यदि मेरे पास इतना ग्राम है तो कितने यूनिट सेल हैं? 1 यूनिट सेल। चलिए क्या बोला मैंने, यदि मेरे पास 4 इंटू 58.5 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हैं तो कितने यूनिट सेल हैं? 1 यूनिट सेल है। वो पूछ रहा है 58.5 ग्राम में कितने होंगे, तो 58.5 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे? सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 58.5 डिवाइडेड बाई कितना? 4 इंटू 58.5 इंटू 1.66 इंटू ये -24 को ऊपर ले जा भाई तो प्लस का 24, 58.5 से 58.5 काट दीजिए। क्लियर है? क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे कि मैं करूं? चलिए मैं ही कर देता हूं। बचा है 10⁻24, इसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.6। अब देखिएगा 1.66 से इसे काट रहा हूँ, कितनी बार जाएगा? 16 6 जा 96, यानी कितनी बार गया? 6 बार। 6/4 यानी 4 से इसे काट दीजिए, आ गया 1.5 इंटू 10⁻23। है कोई आंसर? ये रहा। फिर देख लीजिए, 1 यूनिट सेल NaCl में 4 NaCl यूनिट होती है बेटा, तो 1 यूनिट सेल का मास इतना हो गया, तो इतने ग्राम में 1 यूनिट सेल है तो 58.5 ग्राम में कितने यूनिट सेल होंगे? ये रहा छोटा सा क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, बस केवल डाटा बदला हुआ है, क्वेश्चन उसी टाइप का है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन FCC सिस्टम, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होल्स कितने? अब ये बताइए FCC सिस्टम का मतलब हो गया बेटा FCC कि इसमें जो Z यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है वो कितने हैं? 4। अब पर एटम 1 ऑक्टाहेड्रल होता है और 2 टेट्राहेड्रल, तो 4 एटम्स के लिए 4 तो हो जाएंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इसके जस्ट डबल 8 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि 1 एटम के लिए 2 होते हैं टेट्राहेड्रल, 1 होता है ऑक्टाहेड्रल। 4 एटम के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल। आंसर हो गया है सेकंड। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम इन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स इन ईच बॉडी डायगोनल? अब ये बताइए क्या 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं? यस और नो? यदि आपके पास 4 बॉडी डायगोनल हैं और हर पे 1 रखा है तो 4 पे कितने हो गए? 8 एटम्स। यस और नो? और आपके पास कॉर्नर्स पर रखे हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 इंटू 8, यानी ये कहाँ पे हो गए? कॉर्नर पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा? 1 एटम। तो टोटल एटम 1 यूनिट सेल में कितने आ गए? 9 एटम। इट इज़ द सिंपलेस्ट आंसर। कुछ लोग इसका आंसर 6 भी लगा सकते हैं, वो कहेंगे बॉडी सेंटर पर रख दीजिए, जो बॉडी सेंटर पर रखा जाएगा वो अपने आप चारों डायगोनल्स में कॉमन हो जाएगा, पहला। फिर कहेंगे एक एक बॉडी डायगोनल पर रख दीजिए, तो एक चारों में कॉमन, एक एक और रख दिया, तो सेंटर वाला 1, चारों पे एक एक और रखा 5 और कॉर्नर वाला 1, तो आंसर 6 भी हो सकता है। पर हो सकता है, पर सबसे अच्छा आंसर बेटा 9 होगा। जो उसने बोला है उसी ढंग से हम साफ साफ रखेंगे। यदि उसने बॉडी डायगोनल पर, हर बॉडी डायगोनल पर 2 रखने को कहा है, तो मैं बॉडी डायगोनल को बाहर निकालूंगा और हर बॉडी डायगोनल पर 2 एटम्स को रखूंगा। आ जाइए, इन क्रिस्टलाइन क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर मेटेलिक रेडियस इतनी दी है। अब बताइए CCP दिया है, क्यूबिक पैक्ड, याद है ना CCP। कहते हैं मेटेलिक रेडियस इतनी दी है, देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल A पूछ रहा है। तो CCP के लिए एक फॉर्मूला था, याद हो तो, FCC या CCP की रेडियस कितनी होती है? इट इज A/2√2। तो A बराबर कितना हो गया? 2 इंटू √2 की वैल्यू बताइए, 1.41 होती है, मैंने 1.4 लिख दिया, इंटू रेडियस कितनी दी है आपको? रेडियस दी है कुछ 125, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 को दुगना कर दीजिए, 250 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 354 पिकोमीटर सेकेंड। CCP में क्यूबिक पैक्ड यानी क्लोज क्यूबिक पैक्ड जिसे कहते थे, उसमें रेडियस का फॉर्मूला होता था R = A/√2। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8। In a FCC arrangement of A and B, A atoms are corners of unit cell and B atoms are face center.
2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर से 2 मिसिंग हैं, तो कितने बचे कॉर्नर पर? केवल 6 बचे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 8, 2 मिसिंग हैं तो केवल 6 पर होगा ए। फेस सेंटर 6 होते हैं, उन पर होंगे बी। तो आपका फॉर्मूला क्या बना जरा बताइए? आपका फॉर्मूला बना ए 6/8 को कैन आई राइट 3/4 एंड बी 3। इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो फॉर्मूला बन गया A3 B12। इसको 3 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करिए तो फॉर्मूला बन गया AB4। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। कुछ समझ में आया बेटा? देखिए उसने क्या बोला है, 8 में से 2 कॉर्नर पे एटम नहीं है, 2 कॉर्नर्स के मिसिंग है। 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स, तो 8 में से 2 मिसिंग हो गए बेटा। 2 मिसिंग हो गए तो कितने बचे? 6। तो 6 पर ए रखा है तो 1/8 × 6 है, 1/2 × 6b। 6b क्यों? 6 फेस सेंटर है ना बेटा, सभी पे आपने बी रखा है, तो ये आपका फार्मूला AB4 आ गया। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन्स ओनली 1 ब्रावायस लैटिसेस। आपको याद है ब्रावायस लैटिसेस क्या होते थे? वो सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। जरा याद करिए आपने क्या पढ़ा था? आपने सीखा था केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, टन, याद है? और आपने ऐसे सीखे थे, यदि मैं आपको ब्रावायस लैटिस की बात कर रहा हूं, 312, 412 और 1, यानी हेक्सागोनल में 1 होता है, रोहम्बोहेड्रल में 1 होता है और ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। इसका मतलब हेक्सागोनल में 1 होता है, ट्राइक्लिनिक में 1 होता है, रोहम्बोहेड्रल में 1 होता है, पर मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, यानी आंसर हो गया ABC। क्वेश्चन पूछा है केवल एक ब्रावायस लैटिस किस में है, तो एक किस में है? हेक्सागोनल में, एक किस में है? रोहम्बोहेड्रल में, एक किस में है? टेट्रागोनल में। क्यूबिक में 3 होते हैं बेटा, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी और सिंपल क्यूबिक भी। इसमें केवल सिंपल होता है। मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, कौन कौन से? एंड सेंटर्ड और सिंपल। इसमें 4 होते हैं, सिंपल भी होता है, एंड सेंटर भी, फेस सेंटर भी, बॉडी सेंटर भी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2। बताइए फ्लोराइड कहाँ पर होता है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। और यदि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4। ठीक है, इसका मतलब फ्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 4, आंसर 3rd। और कैल्शियम की कितनी होगी? जस्ट इसकी डबल, क्योंकि एक कैल्शियम से 2 फ्लोराइड जुड़े, तो कितनी हो जाएगी बेटा कैल्शियम की? 8। तो आंसर हो गया 8 एंड 4। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसके फिगर्स मैंने आपको दिखाए थे, याद हो CF2 का, मैं अभी भी दिखा देता हूँ, मेरे पास है। ये था देखिए कैल्शियम फ्लोराइड, जस्ट लुक हियर, इसे ध्यान से देखिए। ये है बेटा, ये जो अंदर फुटबॉल जैसी दिख रही है ना, ये फ्लोराइड है 8 अंदर। किसमें है ये? वॉइड में। और इसके कॉर्नर के पास कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये देखिए एटम है कॉर्नर वाले। तो एक कॉर्नर के अराउंड इस तरह के कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 8। तो ये जो कैल्शियम है ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड की बॉल्स को क्या करेगा? टच करेगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये रहे आपके सामने। कह रहा है आयनिक रेडियस A+ और B- इतनी दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सीधा सा फॉर्मूला होता है R+/R-। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। प्लस बेटा कितना दे रहा है? 0.98 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.81 × 10⁻⁻10। इसे काट दीजिए। ठीक है, 18 5 90, यानी अप्रॉक्सीमेट आ गया 0.5। और बेटा 0.5 की रेंज जरा याद करिए, R+/R- ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 414 लेस देन 0.732 इनमें आती है। और ये वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। तो आपका आंसर हो गया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। AB टाइप का है तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। कुछ समझ में आया भाई? भाई AB है सॉलिड, तो जितनी A की उतनी B की, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल R+/R- की वैल्यू निकाली 0.5 आई, जो ऑक्टाहेड्रल की रेंज में थी। ऑक्टाहेड्रल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, आंसर 6। बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन, यानी मुझे केवल 2 डायमेंशन में एक स्क्वायर पैक्ड स्ट्रक्चर बनाना। मैंने बॉल्स को ऐसे रखा, फिर मैंने बॉल्स को ऐसे रखा, फिर मैंने बॉल्स को ऐसे रखा, देखो एक स्क्वायर जैसा बन गया।
अब इसमें किसी एक बॉल को टच कर लो, इसे देखो, इसको टच कर रही है, इसको 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 2 डायमेंशन में देखना है। देखिए मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, यह है 2 डायमेंशनल दिख रहा है। इसमें इस बॉल को देखिए, ये वाली बॉल, तो ये कितने के कांटेक्ट में, 4 के, 1 2 3 4, ये 2 डायमेंशनल है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, सही ना, केवल 2 डायमेंशनल फिगर है ये, याद रखिए 2 डायमेंशनल लेयर, इसके ऊपर 2 लेयर और लगा दो, 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, यानी 2 डायमेंशनल में हमेशा जब स्क्वायर बनाएंगे तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर। कहते हैं when NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole% of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancies? देखिए मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, यदि हमारे पास NaCl है और हम इसमें स्ट्रांशियम क्लोराइड को कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो दोनों का डिफरेंस लेके मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं। 1 आया, इसका मतलब जितना स्ट्रांशियम क्लोराइड तुम डालोगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, याद है ना बेटा। तो कितनी क्रिएट हो जाएंगी, जितना डालोगे, ये डाल कितना रहो, 10 to the power minus 3 मोल%, यानी 100 मोल में कितना डाल लो, 10 to the power minus 3 मोल, परसेंट का मतलब तो यही हुआ। तो पर मोल यानी 1 मोल में कितना डालोगे, तो 10 to the power minus 3/100 यानी 10 to the power minus 5 मोल। यदि इतना डालोगे तो इतनी ही कैटायनिक वैकेंसीज आएंगी, तो आंसर हो गया 10 to the power minus 5 मोल। मोल हटाना है बेटा, तो 10 to the power minus 5 इंटू मोल की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 to the power 23, सॉल्व कर लीजिए, 6.02 इंटू 10 to the power 5 हटाया है तो 18 5 23 कितना हो जाएगा, 18 आंसर लीजिए। जितना स्ट्रांशियम क्लोराइड डालोगे उतनी ही वैकेंसी, यहीं पे एल्यूमिनियम डालते तो डिफरेंस 2 होता, तो जितना एल्यूमिनियम डालते उसकी 2 टाइम्स वैकेंसीज आती। क्लियर है बेटा, यही ट्रिक होती थी निकालने की। स्ट्रक्चर दिया है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, सामने बना है, ऑक्साइड आयन CCP बना रहा है, यानी ऑक्साइड आयन CCP बना रहा है। एक ऑक्साइड के लिए 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है। यही ट्रिक थी, T फॉर 2 टेट्राहेड्रल, O फॉर 1 ऑक्टाहेड्रल। अब क्या करें, आगे पढ़िए, 1/5 ऑफ टेट्राहेड्रल, यानी इन 2 का 1/5 कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, A +2, A लिख देता हूं खाली, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, यानी इसका आधा कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, B। तो फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया A कितना है 2/5, B कितना है 1/2। इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा, A4, B कितना आ जाएगा 5, O कितना आ जाएगा 10। तो A4 B5 10 विल बी योर आंसर। A4 B5 10 ये है आपका आंसर। समझ में आया? याद रखिएगा, एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है, तो पर ऑक्साइड 2 टेट्राहेड्रल 1 ऑक्टाहेड्रल। भूल जाओ तो T से टेट्राहेड्रल, T से 2, O से ऑक्टाहेड्रल, O से 1 होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। द यूनिट सेल ये दे रहा है बेटा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, याद है ना, तो ऐसे था ना, आओ ना 322, सब याद आया, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन वाला। अब ध्यान से देखना, नन साइड्स आर इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं है, 2 एंगल सेम है, 2 एंगल सेम है, यानी आंसर हो गया M, M से मोनोक्लिनिक। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन लगा दो, आंसर आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 16 पर। रेडियस ऑफ स्फीयर आयन ऑफ NaCl यूनिट सेल इज 100 पिकोमीटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए डेंसिटी निकालनी है बेटा, डेंसिटी के लिए अपने को चाहिए A, और याद रखिए FCC सॉलिड के लिए अभी पढ़ाया था R = होता है A/2√2। तो यहाँ से A बराबर कितना आ जाएगा बेटा, R कितना दिया है 100 इंटू 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.41 होती है, मैंने 1.4 ले ली। तो A बराबर सॉल्व करके देखिए
100 दूनी 200 इंटू 1.4 280 कितने में है एंगस्ट्रॉम के पिकोमीटर। इसे सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आप डेंसिटी का फार्मूला लगाइए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी बराबर होता है Z, और NaCl कैसा सॉलिड है? FCC, इसके लिए Z बराबर होता है 4 इंटू एटॉमिक मास पता ही है 58.5 रखेंगे बेटा, डिवाइडेड बाई आवागाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई A क्यूब, और A की वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। चलेगा बच्चा? इसे सॉल्व करना है। चलिए आइए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आएगा कितना? तो ये आ गया 4 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, ध्यान से देखना, 2.8 का क्यूब निकाल दीजिए 22 के करीब आएगा होल क्यूब। भाई 3 होता तो 27 आता, कम आएगा थोड़ा सा, इंटू, अब देखिएगा ये है 23, ये हो गया 24, तो 10⁻⁻1 आएगा, ऊपर ले जाइए 10 हो जाएगा। बस हमें केवल इतने को सॉल्व करना है। क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे या मैं करके दिखाऊं? चलिए आपके लिए मैं ही इसे सॉल्व कर देता हूँ। 4 से यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, 2 से इसे काट दिया, यहाँ आ गया 11। क्लियर? अब मैं सॉल्व करूँ, देखो इसको थोड़ा सा, तो ये यदि देखा जाए तो कितना हो गया है 585 डिवाइडेड बाई 33। यदि मैं यहाँ दशमलव लगा दूँ और यहाँ दशमलव लगा दूँ तो 18 इंटू 3 यानी 18 के आसपास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 17.4। समझ में आया बेटा क्या किया? पहले मैंने FCC से R निकाल लिया a/2√2 करके, जब a की वैल्यू आ गई, ठीक, तो a की वैल्यू को डेंसिटी में रख दिया, डेंसिटी बराबर 4 यानी z की वैल्यू रखी 4 इंटू मास रखा डिवाइडेड बाई आवागाड्रो नंबर इंटू A क्यूब। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17-18 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ए मेटल हैविंग एटॉमिक मास दिया है ABC पैकिंग। अब बताइए ABC का मतलब ही होता है FCC, ठीक। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, एज लेंथ दी है, सेम क्वेश्चन है। देखिए आपकी एज लेंथ ए आपको डायरेक्ट दिया है, कितना दिया है बेटा 10 एंगस्ट्रॉम। 10 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे फिर सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब डेंसिटी का फार्मूला लगा दिए। व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी बराबर होती है FCC सॉलिड है बेटा, तो 4 इंटू कितना है 60.23 को 2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई आवागाड्रो नंबर बताइए 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब बताइए 10⁻⁻7 का क्यूब हो गया -21। ध्यान से देखना, मैं इसको सीधे काट रहा हूँ, इससे इसे काट दिया, कितनी बार जाएगा 10 बार। क्लियर? तो ज़रा बताइए कितना हो गया सॉल्व करके इसको थोड़ा सा। तो ये आ गया ऊपर 10 इंटू 4 40 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना ये 23 है, ये 21 है, तो कितना आ गया 10 की पावर 2 यानी 100। आंसर आ गया 0.4 है कोई? ये रहा पहला 0.4 ग्राम पर सीसी। तो ए था, सीधे सीधे फार्मूले से डेंसिटी निकालनी। पक्का? कहते विच डिफेक्ट्स इज हेयर, डिफेक्ट पूछ रहा है कैसा, कोई भी बता देगा। देखो यहाँ से कौन मिसिंग है, यहाँ से मिसिंग है कैटायन यानी Na, यहाँ से कौन मिसिंग है एनायन, यहाँ से कौन मिसिंग है कैटायन, यहाँ से कौन मिसिंग है एनायन। तो 2 कैटायन 2 एनायन, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर मिसिंग, इसे कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आंसर हो गया है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर लास्ट 19 और 20 ये रहे आपके सामने, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जरा बताइए ये कौन सा पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट है एज सेंटर, और एज सेंटर पर कौन सा वर्ड होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। इस फिगर में वो आपसे केवल बेटा इतना पूछ रहा है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, कि रेडियस ऑफ A प्लस बताइए कितनी। पहले ये बताइए क्या ये OHV है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 स्फीयर से सराउंडेड है, देख लीजिए। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए एक फार्मूला था, याद करिए, R प्लस अपॉन R माइनस बराबर 0.414। आपसे R प्लस पूछ रहा है कैटायन की रेडियस कितनी होगी, तो बराबर 0.414 इंटू, अब मुझे एनायन की रेडियस चाहिए, और एनायन की रेडियस कितनी दी है वो
मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा और जाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए एनाइन की रेडियस देख लो, लिख लेता हूँ पहले मैं 250 पिकोमीटर। एनाइन की रेडियस दी है 250, एनाइन ये है, इसकी रेडियस दी है 250 पिकोमीटर। चलिए कोई बात नहीं। और ये कैटायन है, गलती से एनाइन लिखा है, ये कैटायन है बेटा, यहाँ पे A+ इज द कैटायन, देखिए A+ लिखा है तो ये कैटायन। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो 250 था, याद रखा मैंने। तो अब आपका फार्मूला क्या है बताइए जरा। R+/R- बराबर 0.414, यही था ना। तो R+ बराबर हो गया, R- की वैल्यू 250 इंटू 0.414, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 से 100 यानी 104 के। समझ में आ गया बेटा। तो ये थे क्वेश्चंस 20 सॉलिड स्टेट के। आगे बढ़ जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस के बाद आता है अगला चैप्टर और ये है सॉल्यूशन या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर इसके 21 क्वेश्चंस लगाए जाएं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। भाई नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या क्या चाहिए था, याद करिए। डेल्टा V नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, पर डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा V और डेल्टा H नेगेटिव जहां दिए हों वही आंसर, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। 2 लिक्विड हैं X एंड Y, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ X एंड 3 मोल ऑफ Y इतना है एट द सेम टेम्परेचर। एक बोला, ये समझते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। आइए देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि X है 1 मोल, Y है 3 मोल्स, ये हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये बताइए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ X बराबर इसके मोल 1 अपॉन टोटल मोल, बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इक्वल्स टू इसके मोल अपॉन टोटल मोल्स। ये हो गया पहले। दूसरे पर आ जाइए। अब क्या रहा है कि जब ये मिलाए गए तो 550 mmHg। अब आप याद करिए आपका फॉर्मूला क्या होता था। P ऑफ सोल्यूशन बराबर P0 ऑफ X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X, कितना 1/4 प्लस P0 ऑफ Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y यानी 3/4। और ये वैल्यू आपको दे रहा है 550। इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा जरा बताइए। P0 X प्लस 3 P0 Y बराबर 4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2200। ये रही पहली इक्वेशन। कुछ समझ में आई। उसने बोला है कि X का 1 मोल है, Y का 3 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन X और Y के निकालिए 1/4 एंड 3/4, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। P ऑफ सोल्यूशन होता है P0 A इंटू एक्स ए, P0 B इंटू ऐसे करके फॉर्मूले में। तो एक्स ए और एक्स बी जो होते थे वो x और xy है। मैंने वैल्यूज रख दिया, 550 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कह रहा है, 1 मोल Y का और ऐड कर दिया गया, यानी जो x है वो अब भी 1 है, और आपने Y का 1 मोल ऐड कर दिया तो Y बराबर हो गए 4। अब ये Y बराबर 4 हो गए तो सोच के बताइए क्या अब मोल फ्रैक्शन ऑफ X बराबर हो गया होगा उसके मोल अपॉन टोटल मोल 5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ Y बराबर हो गया होगा उसके मोल अपॉन टोटल मोल 5। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे P ऑफ सोल्यूशन बराबर, ठीक, किसके बराबर, P0 ऑफ X इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X। X का मोल फ्रैक्शन अब कितना है बेटा, इट इज 1/5 प्लस P0 Y इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y अब कितना है 4/5, और ये हमें दिया है 560। क्यों 560 दिया है, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है 10 mm। पहले 550 था, 10 mm बढ़ गया तो 560 हो गया। इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 5 है बेटा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा जरा बताइए। आप पे आएगा P0 X प्लस 4 P0 Y, और मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो 560 इंटू 5 500, 5 6 30 यानी 0, 5 पंजे 25 और 3 28। ये रही दूसरी इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है आपको। ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 घटा देते हैं। जब आप इससे इसे घटाएंगे तो देखिए ये कट गया,
4 पी नॉट वाई से 3 पी नॉट वाई गया तो क्या आया, पी नॉट वाई। 2800 से 2200 गया तो कितना आ गया, 600, यानी पी नॉट वाई की वैल्यू आ गई है 600। तो दूसरी वैल्यू 600, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें निकालना है पी नॉट ऑफ एक्स कितना होगा बराबर, तो कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकालो। पी नॉट वाई कितना आया है 600, तो 6 × 3 1800, 1800 को इधर ले जाओ, 2200 में 1800 गया, कितना बचा 400, तो पी नॉट ऑफ एक्स बराबर आ गया है 400। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया, मतलब जगह कम थी। अब यदि मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो सब गायब हो जाता है, इसलिए मैंने बेटा ऐसे करके कर दिया। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पी ऑफ सोल्यूशन वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया, कुछ खास काम नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। डेंसिटी दी हुई है एसिटिक एसिड की, मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी पूछी है। बेकार सा क्वेश्चन है, पिछले टॉपिक में करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है, सब कुछ आपको दिया है। देखिए कैसे निकालोगे। मोलैरिटी कितनी दी है 2.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है बेटा 1.02, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1020 माइनस। अब मोल कितने हैं, मोलैरिटी ही मोल होती है तो 2.05। मॉलिक्यूलर वेट किसका, एसिटिक एसिड का 60। कुछ समझ में आया, सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर कितना आ गया जरा बताना, ऊपर आ गया 2050, ठीक। नीचे कितना आ गया 1020 माइनस, इसको सॉल्व कर ले 120, 6 पंजे 30, 123। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना आया ऊपर 2050 डिवाइडेड बाई कितना आएगा जरा बताना। इससे इसको घटाया 1020 से 123 घटाओ भैया 9, 1000 से 1020 है ना, 1000 में से 100 गए 900 और कम आएगा, तो घटाने पर आएगा 897 आ गया। बस इसे सॉल्व कर लो, 897 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2.28 आंसर। देख रहे भैया कहीं पे समझ में ना आया। मोलैरिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस एम इंटू एम। वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा बस कुछ है तो वो है कैलकुलेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक कह रहा है कि यूरिया है 1m यूरिया, दूसरा कह रहा है 1m KCl और तीसरा कह रहा है 1m CaCl। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी I पर डिपेंड करती है। यहाँ I बराबर 1 है तो 1m ही रहेगा, पर ये टूट के 2 आयंस देगा। I बराबर 2 हो गया तो ये 2m हो जाएगी इफेक्टिव, और ये 3m हो जाएगी। क्यों, मैंने मोलैरिटी में I से मल्टीप्लाई कर दिया। I 3 है, I 2 है, I 1 है। अब जिसका मोलैरिटी यानी मोल सबसे ज़्यादा, उसके पार्टिकल ज़्यादा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया CaCl2 का। रेशियो होगा 3:2, 2:1। किसका, CaCl2 KCl। अभी यूरिया से लेना है तो यूरिया KCl CaCl2 का 1:2:3। लीजिए, जितने मोल्स ज़्यादा उतनी टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी एडेड 180 ग्राम दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लोवर्ड बाई 10%। सपोज करिए कि P0 हमारे पास, सपोज कुछ भी मान लेते हैं कि 100 mmHg या 100 atm कुछ भी मान ले, इतना था। तो बता 10% कम हो गया तो P ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 90। काफ़ी कम हो गया बेटा 10%। इसका मतलब आपका सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ठीक ठाक है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, कौन सा, जो कंसंट्रेशन ठीक ठाक होती है, P0 माइनस PS। वैसे तो हम P0 यूज़ करते हैं, पर यहाँ PS यूज़ कर लेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन ठीक ठाक है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे बेटा। कितना होता था बताइए, स्मॉल w इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब बताइए P0 कितना है 100 और PS कितना है 90, तो ऊपर बचा 10 अपॉन PS कितना है 90 इक्वल्स टू छोटा w बता भाई। अच्छा, छोटा w निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 होता है, छोटा m 60 दिया है, ठीक, और सॉल्वेंट का वेट दिया है क्या, हाँ 180 ग्राम दिया है।
तो इसे सॉल्व करना है। पहले तो मैं एक छोटा सा काम करूँ, इसे काट दूँ, 18 से इसे काट दूँ 10, तो 9W बराबर 600, तो W बराबर हो गया 600/9 बराबर 60 होता 10 होता, 60 से थोड़ा ज़्यादा यानी 66 आंसर। क्लियर है? फॉर्मूला यूज़ किया बेटा, डेल्टा P अपॉन PS, जनरली P0 यूज़ करते हैं पर मैंने यहाँ PS को इस्तेमाल किया। हालांकि आप P0 भी यूज़ करते ना तो आंसर 60 आता, और 60 किसके नज़दीक आता? सेकंड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं ज़रा बता दीजिए। 6.02 इंटू 10⁻20। मोल्स निकालने के लिए डिवाइड कर दो आवागाड्रो नंबर यानी 10⁻23 से, तो आपके मोल्स आ गए 10⁻³ मोल्स। ये मोल्स कितने में है? इन 100 ml। कितने में है बेटा? 100 ml में। कह रहा है इतने मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। ठीक, और मोलैरिटी पूछ रहा है। देखिए तो ये बताइए 100 ml में कितने हैं? 10⁻³ मोल्स। तो 1 लीटर यानी 1000 ml में कितने होंगे? आंसर 10⁻² मोल। और 1000 ml में जितने होते हैं बेटा उसी को कहते हैं मोलैरिटी, यानी 10⁻²m यानी 0.01 m आंसर। क्लियर? पहले मैंने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट किया। ये मोल्स 100 लीटर में 100 ml में दिए थे। मोलैरिटी होती है बेटा 1 लीटर में मोलों की संख्या, यानी 1000 ml में कितने मोल होंगे, वही आपकी मोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहे आपके सामने। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सब 0.1 m, सबकी कंसंट्रेशन सेम दिए, पर सोचिए ये KCl है, ये एसिटिक एसिड है, और ये सुक्रोज यानी C12H22O11 है। आई की वैल्यूज देखिएगा, इसके लिए तो 2 होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से तो ज़्यादा होगी क्योंकि वीक है, कम टूटेगा, और इसके लिए 1 होगी। तो जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा हो गया KCl के लिए, फिर एसिटिक एसिड, देन सुक्रोज, क्योंकि कंसंट्रेशन सभी की सेम थी। आगे आ जाते हैं फिर से इक्विमोलर सॉल्यूशन, सबके मोल्स सेम है, मोलैरिटी सेम है, एक NaCl है एक BaCl2। ये बताइए I की वैल्यू इसके लिए कितनी है? 2, और इसके लिए कितनी है? 3। इसका मतलब I की वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है? 1.5 गुनी। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इससे कितनी होंगी? 1.5 गुनी। यदि वो कह रहा है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा वो इसका 1.5 गुना रहा होगा, और 2 का 1.5 गुना होता है 3, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 गुना हुआ होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी 1.5 गुना हुआ होगा, लेकिन किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये कम होता है ना, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं इतने में? पक्का? यानी यदि यहाँ 2 का डिक्रीज है तो यहाँ 3 का डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस साइन कैसे हो जाएंगे? माइनस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहे आपके सामने। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी P0 ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है इक्वल्स टू, कितना दिया है? 100 mmHg। कोई बात नहीं। ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है AB2 टाइप का। सो जब ये टूटेगा तो 1 A देगा, 2 B देगा, यानी इसके लिए I बराबर 3 होगा। पक्का? और इसके मोल आपको दिए हैं बेटा 1 मोल। अब वो कह रहा है कि इनको किसमें बोला गया? 99 मोल ऑफ सॉल्वेंट में, यानी जो सॉल्वेंट के मोल दिए गए हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट वो बराबर दिए गए हैं 99। कह रहा है बताइए यदि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी PS कितना होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या है बताइए? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इक्वल्स टू P0 की वैल्यू बताइए 100 है, माइनस P ऑफ सोल्यूशन निकालना है, डिवाइडेड बाई P0 100 है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? उसके मोल, सॉल्यूट का मोल कितना है? 1, अपॉन टोटल मोल कितने हैं? 100। टोटल मोल कितने हैं? 100। कैसे? 99 इसके 1 इसका, इंटू I, और I बराबर कितना है? 3, क्योंकि I से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। I बराबर कितना है? 3।
तो मैं देखो ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, 100 से 100 कट गया तो आपका आंसर आ गया 100 माइनस पी एस बराबर 3, तो पी एस को उधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो पी एस बराबर 100 माइनस 3 यानी 97। ये क्या है? अच्छा आंसर इधर होगा 97। कुछ समझ में आया? ये इसका सोल्यूशन है। वही फार्मूला लगाया बेटा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। आइसोटोनिक सोल्यूशन पूछ रहा है। क्या फार्मूला होता है? दोनों की कंसंट्रेशन से, यदि परसेंटेज में है तो सीधे सीधे 5.24 को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज 342 से डिवाइड कर दो और 1.42 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो ये मॉलिक्यूलर मास बराबर आ जाएगा 342 इंटू 1.42 डिवाइडेड बाई 5.24। बस इसे सॉल्व करना है, अप्रॉक्सीमेशन में भी कर लोगे तो आंसर निकाल लोगे। कितना आ जाएगा? 92.6 ग्राम। सॉल्व तो कर ही लेंगे ना आप, पक्का? आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा osmotic pressure of solution can be increased by, what is osmotic pressure? pi equals to CST। S तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा? या तो C पर या T पर। तो T बढ़ाओगे, बिल्कुल सही है, T बढ़ाओगे पाई बढ़ेगा, डिक्रीज टेम्परेचर घटेगा, इंक्रीज वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो क्या है? डाइल्यूटिंग द सॉल्यूट, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यदि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और डाइल्यूट करोगे तो घटेगा। इसी तरह से वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगी तो घटेगा। तो केवल पहले पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाइए पाई बढ़ेगा। वांट ऑफ फैक्टर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड दिया। देखना क्वेश्चन अच्छा है, एक्स वाई जेड इनके वांट ऑफ फैक्टर दे रहा है 2.8, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1.8, इसका वांट ऑफ फैक्टर 3.3। यदि ये वांट हाफ फैक्टर आपको गिवन है तो ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? जरा मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? मैं इसको भी जरा इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से बेटा? एक्स है, वाई है, जेड है। वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू है 2.8, 1.8 एंड 3.5। ये किसकी वैल्यू है? आई की। जिसका आई सबसे ज़्यादा उसकी डेल्टा सबसे ज़्यादा, यानी ये ऑर्डर होगा किसका? CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, क्या ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है? यस सर, तो यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट Z का, फिर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ऑर्डर गड़बड़ बना गया। रुकिए रुकिए रुकिए, सही कर दो। ये ऑर्डर नहीं होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा बेटा, सबसे ज़्यादा होगा किसका? Z का, उसके बाद होगा किसका? X का, उसके बाद होगा किसका? Y का। ये ऑर्डर आएगा, सॉरी, क्योंकि ये I की वैल्यू से देखेंगे। अब ये बताइए, ये डेल्टा का ऑर्डर है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा Z का, फिर X का, ZX यानी तो गलत हो गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या? डेल्टा TF, यही ऑर्डर आएगा। अब यदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर जस्ट इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स, यानी सबसे ज़्यादा Y देन X देन Z, सबसे ज़्यादा Y देन X देन Z। बिल्कुल ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर, सबके ऑर्डर लिख देता हूँ मैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? Z का, फिर होगा X का, फिर होगा Y का। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सही लिखा है जो लिखा है। वेपर प्रेशर का ऑर्डर, अब देखना बेटा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का ऑर्डर तो ये होगा, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी ये। इसी से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर Z इज ग्रेटर देन X इज ग्रेटर देन Y। कुछ समझ में आया है? हमेशा याद रखना, मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको फिर से, हमेशा याद रखिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास ऐसे थी, कौन कौन सी थी? एक ऑस्मोटिक प्रेशर थी, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थी, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थी, और एक रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर थी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि बढ़ेंगी, समझते रहे ना, यदि ये बढ़ेंगी तो एलिवेशन इन BP बढ़ रहा है तो BP बढ़ेगा। तो जो ऑर्डर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है वही ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। तो जो ऑर्डर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट उसका रिवर्स आएगा। इसी तरह से बेटा वेपर प्रेशर भी घटेगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर भी कैसा हो जाएगा? रिवर्स। समझ में आ गया है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक सोल्यूशन है 2% NaCl, देखो आसान सा है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर 2% कंसंट्रेशन है, इधर 10% कंसंट्रेशन है। तो बताइए ये हो गई Lc और ये हो गई हायर कंसंट्रेशन। तो हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर टू हायर यानी A से B, ये A है ये B है, तो वाटर विल फ्लो, सॉल्वेंट फ्लो करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। इसी को कहते थे ऑस्मोसिस। क्लियर है? इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। कहते हैं बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है 100 टॉर, यानी आपको क्वेश्चन में P0 ऑफ B दिया है 100, ठीक, एंड प्योर टोलुइन यानी P0 ऑफ टोलुइन दिया है 40। कह रहा है इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है वो दिया है 1/3, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन हो गया 1 में से घटा दीजिए 2/3 इन लिक्विड फेज। कह रहे बताइए व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, YB करके लिखते थे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज किसके बराबर होता था जरा याद करिए, ये बराबर होता था P0B इंटू XB डिवाइडेड बाई P0B इंटू XB प्लस P0T इंटू XT। कुछ याद आया? बेंजीन टोलुइन बराबर, बताइए P0B कितना है 100 इंटू XB कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/3 प्लस कितना है 40 इंटू 2/3 यानी 80/3, ऐसे कह सकते हैं। बोल भाई तो कितना हो गया? सॉल्व कर ले इसे जरा जल्दी से। ऊपर हो गया 100 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 40 ही था ना। एक छोटी सी गलती कर गया यार मैं, ये 50 है भाई, इसको 40 लिख गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ये 50 करना पड़ेगा, कोई नहीं, गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लस 50, तो ये हो गया 100/3, ये भी 100/3 यानी ये हो गया 200/3, ठीक है। ये 2 इंटू 100/3, तो 1/3 से 1/3 कट गया, 100/200 बराबर 1/2 आंसर। कोई है? ये क्लियर? फॉर्मूले तो याद है ना बेटा आपको, सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है किसका होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I, जो जितने ज़्यादा पार्टिकल देगा, ठीक। यदि डेल्टा TF बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बताइए जिसका I सबसे ज़्यादा उसका डेल्टा TF ज़्यादा, तो जिसका डेल्टा TF ज़्यादा उसका TF सबसे कम। तो TF ज़्यादा करने के लिए डेल्टा TF सबसे कम यानी I सबसे कम। ये कितने आयंस देगा? 3 क्लोराइड 1 कॉम्प्लेक्स, यानी कितने आयन देगा? इसके लिए I बराबर 4। ये कितने आयन देगा? 2 क्लोराइड 1 कॉम्प्लेक्स यानी I बराबर 3। ये 1 क्लोराइड और 1 कॉम्प्लेक्स आयन यानी I बराबर 2। इसमें कोई आयन नहीं मिलेगा यानी I इक्वल्स टू 1। तो I की वैल्यू जितनी कम होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। और यदि यहीं पे पूछता डेल्टा TF तो सबसे कम हो जाता, क्योंकि याद रखिएगा जो डेल्टा TF है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा TF के, क्योंकि डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन यदि बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, 1 मोल ऑफ ईच फॉलोइंग सोल्यूशन इज टेकन इन 5 मोल ऑफ वाटर एज्यूमिंग 100%। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है भाई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए I देख लो, इसका I बराबर 2 है, इसका I बराबर 4 है, इसका I बराबर 3 है और इसका I बराबर 1 है। 4 कैसे बेटा? 3 सोडियम 1 फॉस्फेट, 2 कैसे है? 1 Na 1 Cl, 3 कैसे है? 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, ठीक है। तो जिसका I सबसे ज़्यादा उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? C का, फिर हो गया B का। सबसे ज़्यादा C का केवल थर्ड में है, आंसर तीसरा। I देखिए बेटा, जिसका I सबसे ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आसान सा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दे रहा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है इतना। प्योर लिक्विड B दे रहा है, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है जो दिया है।
तो पी नॉट ऑफ ए बराबर दे रहा है 100, पी नॉट ऑफ बी बराबर दे रहा है पी नॉट ऑफ बी बराबर दे रहा है 40, ठीक है ना, 40 टॉर। अब देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है और दोनों के 2-2 ग्राम लिए गए। इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है, सॉरी 20-20 ग्राम दोनों के लिए गए, तो 20 ग्राम अपॉन 40 बराबर कितना मोल आ गया 0.5 मोल। नीचे वाला कितना लिया है 20 ही लिया है अपॉन 80। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बेटा आधा इसका यानी 0.25 मोल। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल मोल्स बताओ कितने आ गए 0.75। क्वेश्चन खत्म हो गया। पूछ क्या रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इतना दिया है, सोल्यूशन का पूछ रहा है, तो बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए 100 इंटू एक्स ए। अब एक्स ए कितना होगा इसके मोल अपॉन टोटल मोल प्लस पी नॉट बी 40 इंटू पी नॉट बी के मोल अपॉन टोटल मोल। बोल भाई समझ में आया है क्या? इसे सॉल्व करना है, आप करेंगे आराम से हो जाएगा सॉल्व। देख लो कहीं कोई डाउट हो, कर लोगे सॉल्व। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा $80। कर लेंगे कि मैं करके दिखाऊं? पक्का कर लेंगे ना? आगे बढ़ूं? चलिए क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाइए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग, ओहो बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता था जरा याद करिए। जो कैसा डेविएशन शो करे, निगेटिव डेविएशन। और निगेटिव डेविएशन के लिए मैंने बताया था कहीं भी कोई एसिड दिख जाए इन वाटर समझ लो वो निगेटिव डेविएशन है, कहीं अल्कोहल दिख जाए वो पॉजिटिव डेविएशन है, और ये दोनों तो आइडियल सोल्यूशन है। तो निगेटिव डेविएशन किसमें है? HNO3 एंड वाटर में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये रहे आपके सामने। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड 100% आयोनाइज हो रहा है एट 1 मोलल, मोलैलिटी दी है। इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है इतना है, कॉम्प्लेक्स क्या होगा? तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीबी बराबर होगा I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। और डेल्टा टीबी दिया कितना है जरा ये भी बता दीजिए। डेल्टा टीबी बेटा गलती से हमें कितना दिया है 2.08 बराबर, I पता नहीं कितना है, इंटू KB कितना दिया है बेटा 0.52, मोलैलिटी कितनी है 1। तो यहां से अपन I निकाल लेंगे। देखिए तो I बराबर आ गया 2 को 5 से डिवाइड कर दे 4। इसका मतलब कितने आयंस मिलने चाहिए? 4 आयंस मिलने चाहिए। तो K3FeCN6 में 3 पोटेशियम और 1 कॉम्प्लेक्स, यही आंसर है। ये क्यों गलत है बेटा? यहाँ 4 पोटेशियम प्लस 1 कॉम्प्लेक्स, यहाँ 3 पोटेशियम प्लस 1 कॉम्प्लेक्स, 4 आयंस मिलेंगे, यहाँ तो 6 मिलेंगे, नन बेकार। समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ए मिक्सचर ऑफ 2 वोलेटाइल सब्सटेंसेस ए एंड बी एट अ सर्टेन टेम्परेचर शोज। आपको कह रहा है कि मिक्सचर का जो पी टोटल है वो कितना है 100 माइनस 35 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपको इक्वेशन दी। अब देखिए आप करेंगे कैसे, बड़ा आसान है। यदि आपने प्योर ए लिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो हो गया 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 0, क्योंकि प्योर ए में बी तो होगा नहीं। तो एक्स बी बराबर 0 रख दो, तो पी नॉट ए बराबर आ गया कितना 100 है। इसी तरह से प्योर बी ले लो। जब हम प्योर बी लेंगे तो एक्स ए 0 हो जाएगा और एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा। अब एक्स बी बराबर बेटा 1 रख दो, तो पी ऑफ प्योर बी बराबर आ गया 100 माइनस 35 बराबर 65। लीजिए तो आंसर हो गया 165। याद है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। कुछ नहीं करना बेटा, जब प्योर ए निकालना हो तो एक्स बी 0 रख दो, प्योर बी निकालना हो तो एक्स ए 0 रख दो या एक्स बी बराबर 1 रख दो। अब मुझे एक्स ए बी के टर्म में सब दिया गया था, मैंने सॉल्व कर लिया। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं गिवन बिलो आर द फ्यू मिक्सचर्स formed by mixing 2 components, which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? liquid and vapor phase का same composition यानी क्या बना है? एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप हमेशा कौन बनाते हैं? याद रखिए
जो डेविएशन शो करते हैं, यानी डेविएशन शो करें। देखो एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। HCl एंड वाटर सही है, निगेटिव डेविएशन एसिड है। बेंजीन टॉलुइन आइडियल सोल्यूशन है, नहीं होगा। हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन है, नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नॉन आइडियल केवल दो हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका आंसर हो गया हो फर्स्ट एंड सेकंड। गलती से फर्स्ट एंड थर्ड लिखा है, कोई बात नहीं, सही कर देता हूँ। आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ये छोड़ दो। कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यही दोनों है बेटा जो डेविएशन शो कर रहे हैं। और जो डेविएशन शो करेगा, हमेशा याद रखिए, जो डेविएशन शो करेगा वही हमेशा बनाएगा एजियोट्रॉप्स, और जो नहीं शो करेगा वो होंगे आइडियल सोल्यूशन, और आइडियल सोल्यूशन में एजियोट्रॉप्स नहीं बनते। लीजिए, ये थे 2021 सीरीज सॉलिड स्टेट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे 11th के 2 चैप्टर्स के साथ, इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन के 2021 क्वेश्चन के साथ। आज केवल यहाँ तक बेटा, फिर मिलते हैं केमिस्ट्री वर्ड ऑफ के सिंह डैश डैश में। थैंक यू।